ये तब से वक्त खराब कर रहे हैं। श्याम त्यागी, मेरा एक सीधा सा सवाल है जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि 370 के वक्त में यही किया गया, इसके पहले सीए के वक्त में यही किया गया कि जब तक वो कानून लागू हो, जब तक 370 को इंप्लीमेंट किया जाए, उससे पहले इतने हो हंगामा हो गए, सड़कों पे महिलाएं आ गई, ट्रिपल तलाक के वक्त। क्या यही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ओवैसी की तरफ से? अपराजिता जी ने बिल्कुल शुरुआत में यही सही बात कही और वो बात बिल्कुल सही भी है और जायज भी है कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ चीजें आएंगी उसके बाद तमाम चीजों पर डिस्कशन होगा, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा बनेगा, उसमें क्या चीजें होंगी, वो तो तभी पता चलेगा और वही इस बात का सही जवाब दे सकते हैं क्योंकि आधिकारिक तौर पर वो ही इस बारे में जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो ओवैसी जी ने कहा ये कोई नई बात है नहीं, चाहे वो 370 का मसला हो, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, उनका स्टैंड ऐसा ही रहा है। और इवन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मुझे उनके स्टेटमेंट अभी भी याद है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो सकता है, इनफेलिबल नहीं। तो मेरा इस पर यही मानना है। अम्बेडकर जी, नहीं, ये किसने कहा था शिवम भाई? ये किसने कहा, किस जज ने कहा, जरा बताएं। ये किस जज ने कहा है ये स्टेटमेंट? अरे असदुद्दीन ने कहा भाई, आपके पार्टी के अध्यक्ष के तो बयान पढ़ लिया करो। यही है, आप थोड़ा पढ़ लिख लीजिए किस अरे जज ने कहा, जरा पहले सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के वर्डिक्ट के बाद इनके ज्ञान खुद निकलकर असदुद्दीन ओवैसी आए और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलिबल नहीं। गूगल करिए, अभी मैं बहस में जाना नहीं चाहता। थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए किस जज मुझे ने कहा बताइए, है, आपको मैं कह तो रहा हूं गूगल कर लीजिए, फोन है आपके हाथ में। नहीं, आप किस जज ने कहा, जरा पहले उसको पढ़िए। जज कहा ही नहीं, मैं कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने। यही तो है शिवम साहब, थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। रीमा जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, छोड़ दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, आप कम से कम अपनी पार्टी के अध्यक्ष को पढ़ लीजिए। मैं उनको कोट कर रहा हूं, जज को कोट नहीं कर रहा हूं। जज ने एक स्टेटमेंट दिया था, जज ने स्टेटमेंट दिया था, आप इसको पहले पढ़िए। असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात हो रही है, जज की बात नहीं हो रही है। अब कहां से वायर जा रहे हैं? अरे थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए शिवम साहब, थोड़ा पढ़ाई बाद में, पहले प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम बाइट सुना देते हैं, बाइट प्ले कीजिए। क्या बनना पड़ेगा? सॉफ्ट टारगेट बना के है तो ये नहीं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके। क्या बनना पड़ेगा? सॉफ्ट टारगेट बना के है तो ये नहीं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। अपराजिता जी, इस डिबेट में जो गेस्ट हैं उनकी सहूलियत के लिए भी और दर्शकों की सहूलियत के लिए भी एक बार फिर से आपने सुना दिया कि यूसीसी को लेकर क्या स्टैंड रखते हैं ओवैसी और किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। अब सरकार के सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं वो इसी तरीके से होंगी। अपराजिता जी, आपसे सवाल था मेरा। अपराजिता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? किससे बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको आवाज मिल रही है? कुछ दिक्कतें आ रही है शिवम, ये बाइट सुनाने के बाद हम यही बताना चाहते हैं कि ये भड़काऊ बयानबाजी अभी से शुरू हो चुकी है। नहीं, भड़काऊ बयानबाजी तो शुरू होगी जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी है, अपराजिता जी की पार्टी कोई भी अच्छा कदम लेगी तो जाहिर है ये भड़काऊ बयानबाजी तो हमेशा रहेगी। देश की बेहतरी के लिए अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे, संसद में कोई भी चीज़ लेकर आएंगे, कोई भी बिल लेकर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर आप विपक्ष से या असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये आशा कर सकते हैं कि वो कुछ बेहतर बोलेंगे। विरोध करना काम उनका हो सकता है, लेकिन हर चीज़ का विरोध करना, और मुझे लगता है कि किसी चीज़ की मेरिट से पहले ही उस बात का विरोध करना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। अम्बेडकर जी, पंचिंग बैग कैसे बन गए मुस्लिम? मतलब ये बोलने का मतलब क्या है? पंचिंग बैग, देखिए रीबा जी, इस देश की सामाजिक व्यवस्था को आप समझिए। हाँ। इस देश में सदियों से किसको पंचिंग बैग बनाया गया है और 1947 के बाद किसको पंचिंग बैग बनाया गया है, ये समझना जरूरी है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि इस देश में यूनिफॉर्म लॉज हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, तमाम एक्ट हैं जो इस देश के, सुनिए मैं रीमा जी, जो अब मैं लॉजिक बोर्ड लागू हो, अलग से कानून लागू हो, मैं जो कहना, सारी सुविधाएं हो, और आप कहेंगे कि मुस्लिम पंचिंग बैग बन गए हैं। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा, आप सुनिए ना, वो एक स्टेटमेंट। अपराजिता जी, मैं आपके पास आती हूँ।
मैं रीमा जी ये स्टेटमेंट, ये इस देश में तमाम कानून है। अपराजिता जी को बोलने का मौका तो दीजिए। रीना जी, ये क्यों अत्याचार करते हैं आप? डिबेट में बुला के हम लोगों को बोलने का मौका नहीं देते आप अपराजिता जी को बोलने तो दीजिए कम से कम। आपको मुझे तो खुशी हो रही है, इतना ही सम्मान कर लीजिए। आपने डिबेट में बुलाया है, खुशी इस बात की है कि आप हम लोग को बोलने नहीं दे रही। मैं बोलूंगा तो आप मेरे बीच में बोलने लगेंगी। हाँ। मैं बोलूंगा तो आप बोलने लगेंगी। तो अपराजिता जी से अगर कोई सवाल होगा तो उनसे मैं बात करूंगा, वो आप नहीं होने दे रही है। आपको बड़ी दिक्कत है। आप सोच रहे, अरे आप तो आधे घंटे से डिबेट कर रहे हैं कि हम लोग को बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। तो आप एक आध प्रवक्ता बुलाया करो, उन्हीं को बुलवाया करो। कहाँ परेशान होती है आप? क्यों हम लोग को बुलाते हैं जब बोलने नहीं देना है, फिर हमारे बीच में बोलते रहेंगे। आप अपने एंकर को तो संभाले पहले। मेरे बीच में क्यों टकरा रहे हैं? बोलने दीजिए, आपको नहीं बोलने देंगे। और जिसको पब्लिक ने जवाब दिया उसको मैं क्या जवाब दूं? अपराजिता जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, अरे उससे कोई आप बड़े एंकर नहीं बन जाएंगे। दूसरों की नकल करके आप सोच रहे हो कि मैं लड़ा के बहुत बड़ी एंकर बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनका ये कहना है कि बीजेपी शासित जो प्रदेश है, जिसमें गोवा का भी उन्होंने जिक्र किया, हालांकि गोवा का रिसर्च ये कहता है कि वहां पे अभी भी अलग से कानून है, पुर्तगाल एक्ट लागू है, वहां पे पुर्तगाल सिविल कोड लागू है। तो अब आपके सामने जो चुनौती है उसको कैसे निपटेंगी आप? और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि एंकर को अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभानी पड़ेगी, नहीं तो हम जैसे लोग हो सकता है पैनल डिस्कशन में ना आए। ये घबरा रही है या फिर इन्हें अपनी अपनी भूमिका का ज्ञान नहीं है। मुझे क्षमा करें, लेकिन जो बोलना था मैंने कहा। ऐसा न हो, इस तरह प्रोग्राम कंडक्ट नहीं किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं, जैसा कि कहा, पुनरावृत्ति करूंगी एक वाक्य में, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल संसद में आ जाए, उसके बाद इस पर विचार विमर्श करना सही होगा। लेकिन मैं कह दूं कि मोदी की सरकार जब भी बिल लाएगी, इसके पहले आलोचना होगी, विचार विमर्श होगा और सबके मत लिए जाएंगे और तब जाकर ड्राफ्ट आएगा। पहली बात जो मैंने कहा, मैंने पुनरावृत्ति की। दूसरी बात मैं कह दूं, ओवैसी जैसे लोग देश में अस्थिरता का माहौल बनाना चाहते हैं, इसे हम सबको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये मैं नहीं सुन सकता, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी, बरगलाना चाहते हैं, बिल्कुल गलत बयानबाजी। नहीं, क्या अस्थिरता का माहौल बना रहा है? जो 5 अप्रैल को भाषण दिया गया, जो 5 अप्रैल को तलाक लेकर आए, किस तरह से और आज हमारी मुस्लिम बहनों को कितनी राहत मिली है ट्रिपल तलाक से। ट्रिपल तलाक के एक्ट आने के बाद आप सब समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार सबके साथ खड़ी है। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला हो या फिर रोड हो या फिर किसी भी तरह की अन्य इंडिविजुअल ओरिएंटेड स्कीम्स हो, हमारे सारे कार्यक्रम, हमारी सारी योजनाएं हिंदू के लिए भी उद्दिष्ट है, मुस्लिम के लिए भी उद्दिष्ट है, सिख और क्रिश्चियंस के लिए भी उद्दिष्ट है। तीसरी बात मैं कह दूं, अभी उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाया गया। लाउड स्पीकर हटाना क्या जुल्म है? और जब लाउड स्पीकर हटाया गया योगी जी की सरकार के द्वारा, तो आप सब याद रखें कि करीबन 11,000 लाउड स्पीकर को हटाया गया और 35,000 लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को कम किया गया। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लाउड स्पीकर हटे, ये चर्च में भी थे, ये मस्जिद में भी थे और ये मंदिर में भी थे। ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। और मैं ये जानना चाहती हूं कि जहां तक हिजाब का सवाल है, अगर कोर्ट ने हिजाब के विषय में एक निर्णय दिया तो वो क्या गलत था? लाउड स्पीकर हटाना क्या जुर्म है? क्या अतिक्रमण हटाना जुर्म है? अगर खड़गांव में अतिक्रमण हटाया गया या फिर जहांगीरपुरी से एनक्रोचमेंट एविक्शन हुआ तो गलत क्या था? तो मुझे लगता है कि मई 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, हम देश में अनुशासन लाना चाहते हैं और इसीलिए आर्टिकल 370 अनुशासन बिना कानून के लाना चाहते हैं। आर्टिकल 35 अनुशासन कैसा अनुशासन है? और मुझे लगता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम सब इस देश के नागरिक हैं। 135 करोड़ लोगों की बात कर रही हूँ। और अगर जो देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार चाहती है कि भेदभाव नहीं हुआ है, चाहे वो लाउड स्पीकर का मामला हो या फिर सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो प्रदेश का मामला हो या फिर केंद्र सरकार का। अम्बेडकर जी, बहुत छोटे से ब्रेक ले रुकती हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद आप इसका जवाब दीजिएगा।